नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों बीए प्रथम वर्ष है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सवाल सामान्य हिंदी को लेकर दोस्तों प्रथम वर्ष के लिए दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम वैसे सामान्य हिंदी के एग्जाम होते हैं, वो एक ऑप्शन के रूप में होते हैं। दोस्तों आपके पास में एक OMR सीट आएगी और उसमें ही आपको आंसरों को एक गोले टाइप में भरने होंगे। दोस्तों मैं आपको वैसे OMR सीट किस प्रकार की आएगी, किस प्रकार आपको भरना है, उसके बारे में आज डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो पाठ्यक्रम है, किस प्रकार पाठ्यक्रम दे रखा है दोस्तों, इसमें जो सामान्य हिंदी है, इसमें से क्या क्या वैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों सामान्य हिंदी को लेकर क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा और किस प्रकार का जो इसका पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों इसमें 5 इकाइयां, 5 यूनिटें दे रखी है। तो इस 5 इकाइयों में किस प्रकार है कि देखिए कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। प्रथम इकाई, जो प्रथम इकाई हुई फर्स्ट यूनिट, प्रथम इकाई में क्या है कि इसमें 5 इकाई दे रखी है दोस्तों। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो इसमें प्रथम यूनिट है, प्रथम इकाई। तो इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम के हैं? तो दोस्तों इसमें पुस्तक प्रकीर्णिका संपादक बालकृष्ण एवं श्री राम शर्मा, राजकमल, प्रकाशन, नई दिल्ली। दोस्तों ये तो प्रथम इकाई में दोस्तों जो संपादक है बालकृष्ण है, श्री राम शर्मा है, तो उसके बारे में, जीवन परिचय के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब द्वितीय इकाई की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीय इकाई में कौन कौन से हमें टॉपिकों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें वर्णों का वर्गीकरण, भेद प्रभेद। दोस्तों आपने वैसे अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में से हिंदी की तैयारी की है तो आप इन सभी सवालों के बारे में जानते होगी कौन कौन से हिंदी में आते हैं। तो वर्णों का वर्गीकरण, भेद प्रभेद, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। दोस्तों आपको भी देखना चाहिए कि वास्तव में सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तत्सम तद्भव शब्द है दोस्तों, और शब्द शुद्धि। दोस्तों शब्द को शुद्धि, वैसे वाक्य दे रखा होगा आपके सामने, तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अ वाला सही है, ब वाला सही। तो जो भी जैसे कि ब वाला सही है ऑप्शन, तो उसमें ब वाले ऑप्शन को भरना होगा। तो इस प्रकार वाक्य शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि, शब्द की शुद्धि और वाक्य शुद्धि इस प्रकार पूछी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, तो अब है तृतीय इकाई से दोस्तों संज्ञा और संज्ञा के विकारी, तत्वलिंग, वचन कारक। ये तो था पहला, संज्ञा से संबंधित। ठीक है, वचन कारक। फिर है सर्वनाम, दूसरा है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सहायक, क्रिया सहायक। दोस्तों क्रिया के बारे में, किसी कार्य को करने की जो होती क्रिया, तो वो क्रिया। पक्ष, वाच्य। दोस्तों वाच्य भी पूछा जाएगा। ठीक है, और अभिकारी, तत्व, क्रिया, विश्लेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। दोस्तों ये चिन्हों के बारे में दोस्तों डिस्कशन होगा कि इसमें से कौन सा चिन्ह आपको पहचाना होगा कि इसमें से विस्मयादि बोधक कौन सा चिन्ह है, इसमें से खड़ी पाई कौन सा, इसमें कोमा कौन सा। इस प्रकार छोटे छोटे सवालों के वैसे इंपॉर्टेंट होगा वही पूछा जाएगा, ऐसे छोटे तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि कोई संबंध बोधक क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार निपात क्या होता है, फिर विराम चिन्ह क्या होता है, इस पर विस्तृत डिस्कशन दे रखा है दोस्तों। आपको जरूर मैं अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। आपको तो मैं आज की क्लास में यही बता रहा हूँ कि वास्तव में हिंदी, सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं दोस्तों। तो चलिए चतुर्थ इकाई की ओर देखें हम, तो चतुर्थ इकाई में पूछे जाते हैं कि चौथी इकाई में अनेकार्थी शब्द। दोस्तों अनेकार्थी, एक के जो अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। फिर है युग्म शब्द। अब शब्दों का जो युग्म होता है कि कौन कौन से शब्द, यानी कि निम्न दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द युग्म नहीं है। तो 3 तो शब्द युग्म होंगे लेकिन एक शब्द युग्म नहीं होगा, जैसे कि दाल रोटी, ये एक शब्दों का युग्म है। जैसे कि माता पिता, ये शब्दों का एक युग्म है। ठीक है, तो इस प्रकार रात दिन, तो ये भी एक शब्दों का युग्म। निम्न में से कौन सा शब्दों का युग्म नहीं है, तो उसको आपको पहचानना होगा। तो शब्द शुद्ध आएगा, ठीक है, युग्म शुद्ध। ठीक है, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए कोई वाक्य दे रखा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। दोस्तों पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियां, ये भी पूछी जाएगी दोस्तों। इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, मैं आपको वही करवाऊंगा दोस्तों। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की, कोई खुद को पढ़ने की तो वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा इस सीरीज में, वो तो मैं आपके सामने कंप्लीट करवा लूंगा बड़ी बड़ी क्लासें लेकर दोस्तों। बड़ी बड़ी तो क्लासों की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप टेंशन मतलब ये ऑप्शन वाले सवाल है दोस्तों, आप मेरे साथ में जुड़ जाइए, मैं आपको हिंदी साहित्य की अच्छी तैयारी में लगा दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब पंचम यूनिट की ओर बढ़ते हैं, पंचम इकाई की, 5वीं इकाई की ओर। देवनागरी लिपि की दोस्तों विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है ऑप्शन के रूप में।
जैसे कि देवनागरी लिपि की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन में 4 विशेषता दे दी जाएगी और जो विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं होगी उसी को साटना होगा। तो ये भी हो सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की है। 3 तो नहीं होगी लेकिन कौन सी है, एक सही होगी तो उसको आपको टिक करना। दोस्तों सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछे जाएंगे। फिर मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक, हिंदी वर्तनी का मानक रूप पूछा जाएगा। फिर एक कार्यालय पत्र लेखन, कार्यालय को पत्र, जैसे कि कोई गवर्नमेंट कार्यालय को पत्र लेखन, दोस्तों पत्र लेखन के बारे में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पत्र आधिकारिक है, कौन सा गवर्नमेंट पत्र है, कौन सा प्राइवेट पत्र है। तो उसके बारे में निम्न में से कौन सा गवर्नमेंट पत्र जारी करती है उसका नाम है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उनमें से कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर कार्यपालिका टिप्पणी, फिर परिभाषिक शब्दावली भी आपको पूछी जा सकती है जो कार्यालय होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने पढ़ा इसमें जो क्या पाठ्यक्रम था दोस्तों, किस प्रकार सवाल पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी को लेकर दोस्तों प्रथम वर्ष के लिए दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। यही आपका एक पेपर होगा, फर्स्ट ही गिनो दोस्तों, यही एक पेपर होगा और अति इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट यूनिट प्रक्रमणिका जो इस अनुसार है फर्स्ट यूनिट दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल है प्रकरणित का दोस्तों। पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस प्रकार ये ऑप्शन में ABCD जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन के हिसाब से किस प्रकार आपकी OMR सीट को भरनी है और किस प्रकार आपको उसमें आंसर के घेरों को लगाना। दोस्तों वैसे आप तो कंपटीशन एग्जाम तो काफी हद तक दे चुके होंगे, जैसे कि PTT BSTC, वैसे आपने एग्जाम छोटे छोटे दिए होंगे, तो उसमें जो OMR सीट आएंगी तो वो आपके भी ऐसे ही OMR सीट आएगी। किस प्रकार है देखते हैं। तो देखिए दोस्तों OMR सीट इस प्रकार की OMR सीट आएगी आपके सामने, जहां पर ऊपर तो लिखा होगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है। यहाँ पर तो OMR आंसर सीट तो लिखा होगा उस पर, इससे भी आगे इस ऊपर की लाइन में वो लिखा होगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है। फिर नीचे लिखा होगा OMR आंसर सीट, ठीक है। तो अब इसमें आपको किस प्रकार रोल नंबर भरने हैं दोस्तों। रोल नंबर की बात आती है, प्रश्न पुस्तिका के जो नंबर होंगे वो भरने हैं। जैसे कि ये प्रश्न 9 है तो गिनकर 9 के ऊपर जैसे कि 5 लिखे हुए 9 5, तो 1 2 3 4 ये 5 पर घोड़ा कर दिया, ठीक है। 0 है तो 0 पर घेरा कर दिया, 2 है तो 2 के लाइन में ही 2 पर घेरा कर दिया, ये भी 2 है 2 के लाइन में नीचे वाली लाइन, ठीक है 2 पर। 6 है तो गिनकर 6 पर घेरा कर दिया, ठीक है। 4 है तो 4 पर गिन के 4 पर घेरा कर दिया। तो इस प्रकार आपको OMR सीट भरनी है। जैसे कि आपको रोल नंबर की बात आए, जैसे कि आपके जो हम कह सकते हैं कि आपकी जो प्रवेश पत्र होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दे रखे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि 22 SAD कुछ भी हो सकता है, BA 22 SAD किसी भी प्रकार के जो आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है तो उसमें जो रोल नंबर होंगे वो यहाँ पर भरने हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से जैसे कि यहाँ पर B लिखा हुआ है तो यहाँ पर ABCDEFGH ऐसे लिखा होगा, तो यहाँ पर B लिखा हुआ है तो A और B पर घेरा काला कर देना है। जैसे कि A लिखा हुआ है तो यहाँ पर A है तो A पर घेरा कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो गिन करके 7 पर। तो इस प्रकार आपको उसी लाइन में, जैसे कि 1 है तो 1, 8 है तो 8 पर कर लिया, तो इसी लाइन में घेरा कर लेना दोस्तों। इस प्रकार आपको काला घेरा तो कर लेना। इस प्रकार तो वैसे आपने कंपटीशन एग्जाम दिया होगा तो जरूर आपको पता होगा कि किस प्रकार OMR सीट को भरेंगे दोस्तों। और आपको एक शुद्ध रूप से ही, ये तो वैसे वेटनरी की OMR सीट हो तो इसी प्रकार की आपके भी आएगी दोस्तों। OMR सीट में ज्यादा फर्क होता नहीं है, तो ये वैसे होगी लाल कलर में होगी, ये तो उसकी कॉपी है दोस्तों, जो उसके पीछे कॉपी आती है ना वो है ये तो। लेकिन जो आपके आएगी वो तो आएगी एकदम लाल कलर की होगी। ये सब घेरे वगैरह सब ये आपको एक ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के, तो ये तो उसकी कॉपी है। लेकिन आपकी जो असली OMR सीट होती है तो वो लाल कलर की होती है, बिल्कुल पूरे आंकड़े लाल कलर के होते हैं। तो आपको दिशा निर्देशों का तो पालन वैसे करना ही होगा कि कोई घेरा है तो उस घेरे से बिल्कुल बाहर पॉइंट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल अंदर ही रहना चाहिए। तो ये भी नियम रहते हैं दोस्तों। अगर आपने किसी आंसर के, जैसे कि 73वां प्रश्न और इसका आंसर 2 ऑप्शन भर लिए, भूल से भरना था B और भर दिया A, दोस्तों ऐसी गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों। आप अपने एग्जाम में सवाल क्या है, जैसे कि आप 5वां सवाल कर रहे हैं तो OMR में भी 5वां सवाल देखिए और उसी 5वें सवाल के और के 5वें में B भरना है तो 5वें में B भरना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो आपका प्रश्न आया है, ठीक है,
आंसर शीट अलग होगी और प्रश्न पुस्तिका अलग होगी। तो प्रश्न पुस्तिका में जो प्रश्न है, जैसे कि प्रश्न पुस्तिका में 73 का बी है, तो आपको भी यहाँ पर भी 73 का बी, न कि 74 का। दोस्तों हमारे दिमाग में वो माइंड सेटल नहीं रहता है जल्दबाजी में, तो हम 73 का 74 में घेरे को भर देते हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर गलत हो सकता है। दोस्तों तो ये आपको नियमों का जरूर पालन करना चाहिए कि जो सवाल आपने आंसर को रख लिया कि इस सवाल को भरना है, ठीक है, जैसे कि 73 सवाल का बी है तो OMR सीट में आना है, फिर 73 को दिमाग में रखना है, 73 का बी भरना है, ठीक है, न कि आप 74 में चले जाओ। करना था 73 का और भर दिया 74 का, तो आपका लोचा हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों। तो ये तो थे दिशा निर्देश, और आपको जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ बसंत कुमार, तो ये तो वैसे वेटेरिन की जो है OMR, तो उसकी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की OMR है। तो जो परीक्षा की तिथि है, तो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखना है, अपने जो साइन किया अपने कॉलेज में वो करना है, फिर यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर होगा वो यहाँ पर साइन करेगा और यहाँ पर आपके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये OMR सीट रहेगी दोस्तों। और ये देखो दिशा निर्देश तो दे चुके, रॉन्ग मेथड दोस्तों, ये तो रॉन्ग है बिल्कुल, आपने बिल्कुल कम भरा है, डी लिखा और कम भरा है तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने सी लिखा और आधा भरा है तो फिर भी गलत हो जाएगा। फिर ऐसे किया टिक किया फिर भी गलत है, फिर ऐसे किया फिर भी गलत है। तो दोस्तों आपको परफेक्ट आंसर, करेक्ट मेथड क्या है, एकदम परफेक्ट रूप से घेरे को काला करना, यही परफेक्ट मेथड रहेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थे दिशा निर्देश OMR सीट को लेकर। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट रह जाते हैं, तो दोस्तों आप अपने ये डाउट क्लियर कर लेंगे दोस्तों। रोल नंबर लिखे हैं तो उन्हीं, जैसे कि 7 लिखा है तो नीचे गिनना है 7वें नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पर घेरा कर लेना है। जैसे कि 2 लिखे है तो 2, 1 और 2 पर घेरा, यहाँ पर 1 है 1 पर घेरा है, 1 है, फिर 8 है तो 8वें नंबर पर घेरा। जैसे कि यहाँ पर हम 4 होते तो 4वें नंबर पर घेरा, यहाँ पर 10 होते तो 10 तो नहीं होते, यहाँ पर 0 होता तो 0 नंबर पर घेरा, ठीक है। तो इस प्रकार ये रहेगा, ये एक कॉलम में एक संख्या आएगी, ठीक है। तो 10 में तो 2 संख्या हो जाती है, तो 8 या 9 होंगे लास्ट, ठीक है। इस प्रकार तो दिशा निर्देश है दोस्तों, ठीक है। इतना कोई हार्ड की बात नहीं होती दोस्तों। जो आपकी अटेंडेंस नंबर है या फिर आपके कॉलेज के जो क्रमांक है, कॉलेज के आगे जो क्रमांक लिखे जाते हैं तो वो भी आपको लिखने हैं, वो भी आपको वैसे आपके क्लास में टीचर होंगे जो भी आपकी निगरानी रख रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे किस प्रकार करना है किस प्रकार नहीं करना है। और यहाँ से तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार प्रश्नों को कॉपी में उतारना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपनी यूनिट पर ही आ जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट का पहला सवाल है दोस्तों, देखिए, हिंदी गद्य की प्रकीर्ण विशेषताएं विधाएं कौन सी है दोस्तों। हिंदी जो गद्य की प्रकीर्ण विधाएं हैं वो कौन सी है दोस्तों। इसमें उपरोक्त सभी दोस्तों किस प्रकार की जीवनी, तो हिंदी जो गद्य भाषा होती है तो उसकी जो जीवनी भी होती है, आत्मकथा भी उसमें शामिल होती है और संस्मरण भी इसमें शामिल होता है। तो हिंदी गद्य की जो प्रकीर्ण होती है, प्रकीर्ण यानी कि उसकी विशेषताएं, विधाएं है, विशेषता की जो विधा है वो कौन सी है, संस्मरण है और आत्मकथा भी है और जीवनी भी है। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। हिंदी गद्य का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र को दोस्तों हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि हिंदी के गद्य में पहली बार जो निबंध लिखने का कार्य किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं हो सकता कि आपके एग्जाम में ऐसे है कि जो भी सवाल दे रखे तो उन सवालों में ये जरूरी नहीं कि पूरी व्याकरण आए दोस्तों। आपकी यूनिट में जो टॉपिक से संबंधित जीवन परिचय के बारे में भी सवालों के, नहीं कौन सा मुख्य है कौन सा नहीं है, कौन सा जनक है, किसने क्या लिखा है, उसके बारे में, उसके लेखक क्या है, कौन है, तो इसके बारे में पहले सवाल पूछ लेंगे, बाद में आपके व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण बाद में और पहले टॉपिक है जो यूनिट में दे रखी मेन सब्जेक्ट वो है। ठीक है, तो हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखन कौन थे दोस्तों। हिंदी गद्य के जो प्रारंभिक लेखक थे वो कौन थे, लल्लू लाल दोस्तों। कौन थे, लल्लू लाल हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक थे। तो ठीक है दोस्तों, तो अगले बढ़ते हैं कि भारतेंदु युग के सहयोगी साहित्यकार कौन है। भारतेंदु युग के सहयोगी साहित्यकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। ये हिंदी भारतेंदु युग के जो सहयोगी साहित्यकार, जो भारतेंदु
जो कवि थे तो उसके युग के जो सहयोगी साहित्यकार यानी भारतेंदु के समय कौन कौन से उसने सहयोग किए थे, कौन थे? प्रकाश नारायण मिश्र इसके सहयोगी बने थे दोस्तों। तो चलिए 5वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है दोस्तों? द्विवेदी युग के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी द्विवेदी युग के लेखक है दोस्तों। कौन है द्विवेदी युग के लेखक के जनक दोस्तों? लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, 6वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल क्या है कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य? वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है दोस्तों? खड़ी बोली। हिंदी गद्य का मतलब खड़ी बोली, इसका तात्पर्य वर्तमान युग में हिंदी गद्य मतलब हिंदी गद्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? खड़ी बोली। तो वर्तमान युग में, आज के समय में, आधुनिक युग में हिंदी गद्य के अंतर्गत खड़ी बोली भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि हिंदी गद्य का अर्थ ही खड़ी बोली भाषा हो गया। तो ठीक है दोस्तों, चलिए 7वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि हिंदी की पहली कहानी माना जाता है दोस्तों हिंदी की जो अपनी पहली कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है दोस्तों? इंदुमती को हिंदी की पहली, दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी में जो पहली कहानी बनी थी, जिसने हिंदी में पहली कहानी लिखी थी, वो कौन सी लिखी थी? इंदुमती कहानी, इंदुमती नामक कहानी हिंदी में पहली बार लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, 8वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, मुंशी प्रेमचंद के जीवन, कलम का सिपाही दोस्तों, जो मुंशी प्रेमचंद का जीवन एक किताब है, तो उस किताब मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद के जीवनी है, तो उसी जीवनी को एक कलम के सिपाही नामक पुस्तक में लिखा गया, और वो किसके द्वारा लिखी, उस लेखक का नाम बताना है दोस्तों। अमृत राय के द्वारा लिखी गई दोस्तों। चलिए दोस्तों 9वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जीवनी है दोस्तों, निम्नलिखित में से जीवनी है दोस्तों, जीवनी जो अलग अलग किताबों के नाम दे रखे हैं, तो उस किताब का नाम बताइए जो जीवनी है, उसमें जीवनी लिखी गई है किसकी? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। लेकिन ये डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से जीवनी है, यानी बसेरे से दूर, ये तो कोई कहानी होगी दोस्तों, ये कोई जीवनी नहीं है। फिर है अनाम दास का पोथा, ये भी कोई कहानी है दोस्तों, किसी की जीवनी का अर्थ क्या होता है कि हमने जीवन में क्या क्या कार्य किया, हमारा जीवन में क्या क्या उद्देश्य है, हम किस लिए जीते हैं दोस्तों, और हमें आगे जाकर क्या करना है, और आज क्या करना है, और आज हम क्या कर रहे हैं, इसको एक पुस्तक में लिखना, और अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए उसको एक पुस्तक में उतारना, लिखना, और इसी को हम जीवनी कहा जाता है। जीवनी वो होती है जो जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में जो कार्य करता है, जो लक्ष्य को प्राप्त करता है, किस प्रकार करता है, कितनी उसमें अड़चन आती है, कितनी परेशानियां आती है, उनको एक पुस्तक में लिखना, उतारना, वो ही जीवनी होता है। तो ठीक है, तो उस पुस्तक को जीवनी पुस्तक कहते हैं। ठीक है, तो निम्न में से जीवनी पुस्तक कौन सी है? तो कलम का सिपाही, ये एक जीवनी पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, तो 10वां सवाल है कि हिंदी के रेखाकार, हिंदी के रेखा चरित्रकार है दोस्तों, हिंदी के जो रेखा चरित्रकार है वो कौन है? हिंदी रेखा चरित्रकार है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा हिंदी रेखा चित्रकार का जो रचना है वो किया गया। ठीक है, फिर अगला सवाल है 11वां सवाल दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय क्या है दोस्तों? निम्न में से रामचंद्र शुक्ल, जिसने एक जितने भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहानियां लिखी गई, जीवनियां लिखी गई, कुछ भी कह सकते हैं हम, जैसे कि इसने अपने जीवन में रचनाओं का कार्य किया, तो इस रचनाओं में जो कवियों ने इसकी आलोचना की, लोगों ने इसकी आलोचना की, तो आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखन, यानी कि जिसकी हिंदी साहित्य में किस कवि का सर्वाधिक उल्लंघन होता है, सर्वाधिक आलोचना होती है, सर्वाधिक बुराई होती है, तो वो होती है रामचंद्र शुक्ल की। क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो गद्य लिखे, पद्य लिखे, कहानियां लिखी, दोहे लिखे, तो उसमें बहुत सारी गलतियां की, और गलतियों के कारण लोगों ने इसकी क्या की? आलोचना की, बुराई की। तो इसी के लिए ये सर्वाधिक उल्लेखनीय किसके क्षेत्र में? आलोचना के क्षेत्र में दोस्तों। जो मिश्र बंधु है, सुदर्शन है और गुलाब राय है, तो इन्होंने अच्छे अच्छे दोहे लिखे, कहानियां लिखी, तो इसका कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन इसका सर्वाधिक विरोध हुआ दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगली क्लासों का आयोजन दोस्तों कल की क्लास में रहूंगा। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका निवेदन रहा, तो मैं अगली क्लास में अच्छे से अच्छे सवालों को साठ कर दोस्तों आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं
अगली क्लास में बढ़ते हैं दोस्तों। अगली क्लास के वीडियो में आपके सामने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अनुमति दीजिए, मैं आप सभी के सामने एक बार पुनः हिंदी, सामान्य हिंदी को लेकर प्रथम वर्ष के लिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उन्हीं को लेकर आप सभी के सामने पेश करूंगा। दोस्तों आप यकीन मानकर चलिए कि इन्हीं दोस्तों सीरीज में से सवाल आने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।